नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है विशिष्ट बालक, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही लंबा टॉपिक चलने वाला, अभी तो बहुत सारी कैटेगरी हमको इस पर पढ़नी है। सबसे पहले वही बात है, आपको पता है कितनी क्लासें हैं हमारे पास, सारी देखा जाए तो लगभग एक थर्ड ईयर को छोड़कर इसमें सारी क्लासें आती हैं और इसमें 3 पेपर हमारे कवर होते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर शिक्षण अधिगम समावेशी विद्यालय के सृजन को ही यहाँ पे लिखा है। लेकिन मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में भी जो हमारी बीएड फर्स्ट ईयर है, बीए बीएड फर्स्ट ईयर है और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर है, उसके परिप्रेक्ष्य में भी हम इसको पढ़कर चलें तो हमारे लिए बहुत अधिक फायदा होने वाला है। पूछो कैसे, तो उसको समझो, ठीक है ना। यानी कि हम हमारी देखो 2 टॉपिक पढ़ते हैं मनोविज्ञान में, एक यूनिट के हिसाब से लगे हुए हैं। जो हमारी मनोविज्ञान है, तो यहाँ बेटा मैं ज़्यादा नहीं लिख सकती क्योंकि उस पर भी जो आपके वीडियो डालते हैं वहाँ पे भी इतना सारा कवर होता नहीं है, सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। तो मैं वीडियो खोल के आप देखोगे और समझ में आएगा कि इसमें हम मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में भी हम इन विशिष्ट बालक का अध्ययन कर सकते हैं। तो कैसे हैं ये मान लीजिए हमारा क्या सब्जेक्ट है, मनोविज्ञान है, ठीक है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब इसमें हम एक पढ़ते हैं बाल विकास, बाल विकास, ठीक है बेटा। बाल विकास में हम बालक की क्या करते हैं, बालक की जो अवस्थाएं हैं, बालक की अवस्थाओं को हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद बालक की अवस्थाएं कौन सी होती हैं बेटा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। हमारे सिलेबस में है मूल रूप से 3 अवस्थाएं लगी हुई हैं। लेकिन अगर हम देखा जाए जनरली हम इसको गर्भावस्था भी ले सकते हैं जो जन्म से पूर्व की होती है, और फिर हम इसको प्रौढ़ावस्था भी ले सकते हैं। लेकिन हम इसको बाल विकास के परिप्रेक्ष्य में हम 3 अवस्थाओं का ही अध्ययन करते हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, वो कौन कौन सी हैं, शैशवावस्था, शैशवा अवस्था, ठीक है। दूसरी बाल्यावस्था और तीसरी है किशोरावस्था, किशोरा एक मिनट बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ठीक है। इस तरह से हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन 3 अवस्थाओं का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है बेटा। अब बात आती है, यानी कि इन 3 अवस्थाओं में, अब नेचुरल सी बात है, जब हम इन 3 अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं तो इसमें सारी कैटेगरी के बालक आएंगे। बाल्यावस्था ये नहीं कि उन बालकों को हम अलग कर देंगे, ठीक है। तो जब हम बाल्यावस्था का अध्ययन करेंगे तो बालक, यानी कि बाल्यावस्था में बालक किस किस प्रकार के होते हैं, बालक किन समस्याओं से गुजरते हैं, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं हमको जो बधिर बालक होते हैं, श्रवण बाधित बालक होते हैं, पिछड़े बालक होते हैं, समस्यात्मक बालक होते हैं, कि बाल्यावस्था हम कैसे पढ़ते हैं वहाँ पर, शैशवावस्था में श्रवण बाधित बालक और शैशवावस्था में मूक बधिर बालक, ठीक है, या बाल्यावस्था में समस्यात्मक, या किशोरावस्था में समस्यात्मक बालक, या बाल्यावस्था में पिछड़े बालकों का अध्ययन, ठीक है। तो आगे वहाँ पे तो आपको सिर्फ इस तरह से पढ़ना है। तो बाल विकास में हम इसको पढ़ते ही पढ़ते हैं, क्लियर। दूसरी बात, एक टॉपिक और है हमारे पास इसी मनोविज्ञान में। दूसरा टॉपिक क्या है हमारे पास, क्या है बेटा, व्यक्तिगत विभिन्नता, ठीक है। अब व्यक्तिगत विभिन्नता में हम इनको कैसे पढ़ते हैं, देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता में हम इसको कैसे पढ़ते हैं, यानी कि दूसरा जो हमारे पास था वो क्या है टॉपिक, व्यक्तिगत विभिन्नता,
ठीक है। अब व्यक्तिगत विभिन्नता यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर बालकों को कितनी श्रेणियों में, सामान्य तौर पर कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, अब बात आती है कि पहली कौन सी है, सामान्य बालक। सामान्य बालक। वैसे व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर अगर हम व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ समझें तो प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है। बिल्कुल एक जैसा बालक कोई भी नहीं होता है, सिर्फ कुछ की आवश्यकताएं सेम हो सकती हैं तो उनको हम सामान्य बालक की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन भिन्नता अवश्य होती है। तो सामान्य बालक। दूसरा हमारे पास आते हैं विशिष्ट बालक। कौन से बालक बेटा, विशिष्ट बालक। तो आगे ये चीज वहां पे, तो विशिष्ट बालक में हम बच्चे की जो सारी श्रेणियां हैं, बच्चे की जो सारे श्रेणियां हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। क्लियर। तो इस तरह से हमको पढ़ना है कि मैं सिर्फ मेरा बार बार समझाने का कारण यही है कि बेटा अभी आप 2 पेपरों का यहाँ पे देखकर अध्ययन कर रहे हो, लेकिन आपको यह भी देखना है कि ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो विशिष्ट बालक, ये हमारा पूरी तरह से मनोविज्ञान और मनोविज्ञान में हमारे 2 टॉपिक हैं उनसे लगा हुआ, उनसे पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम वहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चों की कैटेगरियों का ही अध्ययन करते हैं कि वास्तव में बच्चे कैसे होते हैं, कैसे उनको शिक्षित किया जाए, या मनोविज्ञान के आधार पर हम उनका कैसे अध्ययन कर सकते हैं, कैसे उनके व्यवहार को संतुलित कर सकते हैं। तो मनोविज्ञान ये तो कहते हैं कि हम ऐसे बालकों को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो मनोविज्ञान में हम पढ़ ही रहे इनको, मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में बालक, मनोविज्ञान क्या है, बालक के व्यवहार का अध्ययन तो करती है, मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का ही तो अध्ययन करती है। तो वहाँ पर हमें ऐसे बालकों का ही अध्ययन करना है, उन्हीं को ही जानना है, उनकी समस्याओं को जानना है, और ऐसे बालकों को हम कैसे शिक्षा दे सकते हैं, कैसे उनकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में हो गया, यहाँ हम इसको पढ़ ही रहे हैं। ये शिक्षण के उसमें मैंने बता ही दिया कि जो विशिष्ट बालक है उनको हम कैसे शिक्षित, कैसे हम अच्छा शिक्षण दे सकते हैं। तो शिक्षण अधिगम में, क्योंकि जो विशिष्ट बालक हैं, शिक्षण के बाद क्या आएगा, अधिगम आएगा। तो टीचर क्या करवाता है, शिक्षण करवाता है, और विद्यार्थी क्या करते हैं, अधिगम करते हैं। तो अधिगम में कैसे बालकों को कठिनाइयां आती हैं, वो कौन से बालक हैं जिनको अधिगम में कठिनाइयां आती हैं, तो वो होते हैं हमारे विशिष्ट बालक। तो विशिष्ट बालकों को हम कैसे शिक्षित करें, पहले उनके कारणों का पता लगाएं, फिर कैसे उनको दूर करें। तो वहाँ हम इस तरह से शिक्षण अधिगम में इस तरह से पढ़ेंगे हम इसको। ठीक है बेटा। और जो हमारी समावेशी है उसमें तो हम विशिष्ट बालक पर पूरा फोकस है कि सामान्य बच्चों के साथ हम विशिष्ट बालकों को कैसे शिक्षित कर सकते हैं, कैसे उनका हम विकास कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो बस हमको मैंने आपसे कहा है कि प्रत्येक पेपर का एक दूसरे से सहसंबंध होता है, सिर्फ हमको समझना होता है। अब मान लीजिए ये 3 पेपर हैं, इन तीनों पेपर में सेम वीडियो बनाऊं तो कोई फायदा नहीं है। आप एक ही वीडियो के जरिए 3 पेपरों का क्लियर कर सकते हो। ठीक है ना। तो जो अलग टॉपिक होंगे उनको हम अलग करवाएंगे, लेकिन कॉमन जो टॉपिक है, सेम जो टॉपिक है तीनों पेपरों में, और 6 क्लासों में हमारे, उनको हम एक साथ पढ़ेंगे। और आपको मेरे साथ जुड़े रहना है और आपको समझना है कि हम इसको किस परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ज्ञान कहीं भी बेकार नहीं जाता है। आप एक जगह एक विषय में कोई चीज़ को पढ़ते हो, नेचुरल सी बात है कि वो कहीं न कहीं आपको दूसरे विषय के साथ आपको जोड़ती है, दूसरे विषय के साथ आपको आपकी मजबूत उसको बनाती है, आधार को बनाती है कि आप एक विषय में अच्छी नॉलेज, एक विषय में पकड़ अच्छी है तो कहीं न कहीं उसी के आधार पर आपकी नेक्स्ट विषय में पकड़ अच्छी बनती है। ठीक है। तो इस तरह से हमको समझना है। तो अब बात कोई कन्फ्यूजन नहीं, अब मैं बार बार नहीं, तो कितनी बार बता चुकी, क्योंकि मेरे दिमाग में कीड़ा घूमता कि बच्चों को कहीं कन्फ्यूजन ना रहे, कोई भी उनको समस्या माइंड में ना रहे कि हम किस तरह से पढ़ रहे हैं, हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो कन्फ्यूजन रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। 3 पेपर हैं, 6 क्लासें हैं, यानी कि मनोविज्ञान और शिक्षण अधिगम बीएड फर्स्ट ईयर में तो होता ही होता है, बीएड सेकेंड ईयर में ये शिक्षण अधिगम होता है, समावेशी विद्यालय 4th ईयर, और बीएड सेकेंड ईयर में चलता है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको समझना है अपने अपने पेपरों को और अपना अध्ययन करना है। ठीक है बेटा। तो बार बार मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक बार मैं आपको इस तरह से भी नोट करवाऊँ क्या, जैसे मान लीजिए ये भी लिख लीजिए, आप एक बार समझ लीजिए कि मान लीजिए हमारा क्या है, मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान विषय है हमारा। ठीक है। अब मनोविज्ञान जो है वो हमारा कहाँ कहाँ है, वो हमारा है बीएड फर्स्ट। ठीक है, कॉमा बीए बीएड सेकेंड। ठीक है। और
ये ऐसे करो चाहे इसको और बीएससी बीएड सेकंड, या ये सॉरी मनोविज्ञान, ये भी यहाँ पे गलती हो गई, ये फर्स्ट में ही है बेटा। क्या है? फर्स्ट में। जो हमारा मनोविज्ञान है वो हमारा बीएड फर्स्ट ईयर, बीए बीएड फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर में चलता है। तो वहाँ हमको विशिष्ट बालकों का अध्ययन करना आवश्यक है। व्यक्तिगत विभिन्नता के परिप्रेक्ष्य में और बाल विकास के परिप्रेक्ष्य में हम विशिष्ट बालकों का विशेष रूप से अध्ययन करते हैं। ठीक है बेटा, इस तरह से अब बात आती है, क्योंकि आगे हम जब कोई मनोविज्ञान की क्लास लेंगे, जब टाइम मिलेगा, अभी यहाँ पे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं 21 सितंबर से, तो उसमें बिजी रहेंगे, पता नहीं क्लासें लगेंगी या नहीं लगेंगी, आगे क्या शेड्यूल रहता है, ऑनलाइन रहती है या फिर ऑफलाइन रहती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जिन क्लासों को एक साथ हम कॉमन रूप में दे सकते हैं तो अच्छी बात है। बाद में ऑफलाइन में तो क्लासें अलग अलग होती है, तो उनको जो अलग टॉपिक है उनको हम अलग अलग पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट बीएड फर्स्ट ईयर हो गया और बीए बीएड फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर। अब बात आती है हमारी जो हमारा शिक्षण अधिगम है, हमारा जो शिक्षण अधिगम वाला जो हमारा पेपर है वो है हमारा बीएड तो फर्स्ट है, ठीक है, और बीए बीएड सेकंड है और बीएससी बीएड सेकंड में चलता है। ठीक है ना, एक बार आप इसको समझ लेना, नोट कर लेना, जिससे आपको कई बच्चों को तो ये नहीं पता, एक साथ क्लास लिख दी हमारे कौन सा पेपर है, तो ये भी थोड़ा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। लेकिन कॉमन टॉपिक एक ही है। जैसे मैंने क्रियात्मक अनुसंधान आपको पढ़ाया था ना, क्रियात्मक जो अनुसंधान मैंने आपको पढ़ाया था 2 पेपरों में लगा हुआ है। कहीं न कहीं आप देखो बेटा, मैंने जो आपको वो लिखवाई थी, तो वो जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो मनोविज्ञान को भी टच करता है, मनोविज्ञान भी उसका आधार बनता है। मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में भी हम क्रियात्मक अनुसंधान को पढ़ सकते हैं। अब डेफिनेशन याद करो आप, ठीक है ना, क्रियात्मक जो अनुसंधान की मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी उसको आप याद करिए। आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला देती हूँ कि मैंने क्या लिखवाया था कि बालक की समस्याओं का, यानी कि जो विद्यालय है, विद्यालय से कौन जुड़े होते हैं? बालक होते हैं। तो विद्यालय की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन ही, वैज्ञानिक समाधान कह लो, वैज्ञानिक अध्ययन कह लो, ही क्या कहलाता है? क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। विद्यालय से तो क्या जुड़े होते हैं? शिक्षक भी जुड़े होते हैं, विद्यार्थी जुड़े होते हैं, विद्यालय की और समस्या जुड़ी। तो कहने का तात्पर्य है कि मूल रूप से समस्या कहाँ की है? विद्यालय की है। तो विद्यालय की समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान ही क्या कहलाता है? क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। बात आई समझ में? तो वैज्ञानिक समाधान क्या है? मनोवैज्ञानिक, क्योंकि वैज्ञानिक समाधान हम उसी को कहते हैं जो मनोविज्ञान के सिद्धांतों का, मनोविज्ञान के तथ्यों का, मनोविज्ञान के विधियों का प्रयोग जहाँ किया जाता है उसे हम वैज्ञानिक समाधान कहते हैं। ठीक है बेटा, तो वहाँ भी हम इसको पढ़ सकते हैं मनोविज्ञान के उसमें, लेकिन यहाँ आप उस तरह से नहीं, लेकिन जहाँ भी कम जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है होता है, टीचर का रीट का होता है, वहाँ क्रियात्मक अनुसंधान होता है। ठीक है ना, मनोविज्ञान के उसमें लगा होता है। ठीक है, तो शिक्षण के क्षेत्र में हम क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं तो मनोविज्ञान को आधार मानकर ही तो करते हैं, तो वहाँ भी हो गया। तो जैसे हमने वो पढ़ा था, तो आगे बात समझ, मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, तो मनोविज्ञान को उसमें भी हमने क्रियात्मक अनुसंधान पढ़ा था। ठीक है ना, तो उसको आप मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ, अगर आपने 2 बार भी मेरे उस क्रियात्मक अनुसंधान की 5 वीडियो को पढ़ लिया तो आप कभी भी, आप याद रखना मेरी बात, आप कभी भी कंपटीशन देते हो आपके दिमाग में वो ऐसे फीड हो जाएगा, हमेशा आपके माइंड में फीड रहेगा, कभी भी आप उसको भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया शिक्षण अधिगम में। शिक्षण जो अधिगम है वो हमारा कहाँ चलता है? बीएड फर्स्ट में, बीए बीएड सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड में। क्लियर? उसके बाद है हमारा कौन सा पेपर जो हम ले रहे हैं? समावेशी। कौन सा है? समावेशी जो पेपर हम ले रहे हैं, ठीक है, समावेशी जो हम पेपर ले रहे हैं, समावेशी विद्यालय लय का सृजन। ठीक है, समावेशी विद्यालय का सृजन में क्या कहाँ होता है? ये एक तो होता है बीएड सेकंड में ये, ठीक है, उसी प्रकार बीए
बीएड 4th ईयर में होता है ये। उसी प्रकार बीएससी बीएड 4th ईयर में। ठीक है, अब मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए। यहाँ से आगे मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगी, आप नोट कर लेना। आपको समझना है तो बार इस वीडियो को देखना पड़ेगा कि आखिर में हम इन 3 सब्जेक्ट को लेकर हमारी 6 क्लासों को कवर कर रहे हैं, कॉमन टॉपिक को हम अध्ययन करके चल रहे हैं। ठीक है बेटा, तो कन्फ्यूजन दूर। आगे हम अपनी प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, जो हमारा टॉपिक है उसी पर आते हैं। तो एक कन्फ्यूजन और अपना दूर कर लेना, क्योंकि मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि जो मैंने आपको जो विशिष्ट बालक हैं उनका जो मैंने सामान्य मूल रूप से हम सामान्य वर्गीकरण पढ़ते हैं, लेकिन जब हम श्रवण बाधित को स्पेशल रूप से पढ़ने जाते हैं, श्रवण बाधित जो बालक हैं उनको जब हम एक विशेष रूप से पढ़ने जाते हैं तो उनका मैंने डेसिबल के आधार पर आपको वर्गीकरण समझाया था। तो बेटा डेसिबल को जो साइंस के बच्चे हैं वो और अधिक तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ कि वो हमारी दूरी का एरिया है। ठीक है, वो मैंने आपको बताया था। तो जैसे ही मैंने आपको 4 वर्गीकरण करवाए थे, ठीक है, 1, 2, 3 और 4। तो पहला तो जैसे क्या था, कम श्रवण बाधित बालक, ठीक है, मंद वाले हो गए थे, ठीक है ना। फिर गंभीर समस्या वाले होते, फिर बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या वाले बच्चे थे। तो कहने का तात्पर्य यह है, जैसे हमारे पास बच्चे कौन से थे, मैं ज़्यादा उन्हें लिखूंगी, शॉर्ट में लिखूंगी। एक तो क्या थे बेटा, कम श्रवण बाधित थे, तो इसको हम ये लगाते हैं, कम वाले थे, दूसरे थे मंद वाले थे, और तीसरे थे गंभीर श्रवण बाधित, और दूसरे थे पूर्णतया। तो हमको इसको थोड़ा सा समझना, मैं बैक में जा रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि आपको कोई कन्फ्यूजन हो। डेसिबल को आप अपने आधार पर समझना। मैंने डेसिबल के आधार पर आपको ऐसे डिस्कस किया था भाई 27 dB से 40 dB, ठीक है। तो बेटा इसको हम ये करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे कि मान लीजिए जो कम श्रवण बाधित है बालक है, जो कम श्रवण बाधित बालक है उसमें 40, इसको प्रतिशत में आंकेंगे हम, उसमें 40% तक श्रवण बाधिता होती है, यानी कम है 40% ही होती है, वो 60% वो बच्चा सुन सकता है। क्लियर। तो इस डेसिबल को हम ऐसे करते हैं लगभग उसमें, या फिर हम इसको ऐसे, अगर हम लगभग की उसमें इसको लें तो हम इसको 35 से 40 भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, 35 से 40 बात हो जाती है कि 35 से 40 श्रवण क्षमता उसको 35% या 40% कम होती है, बाकी 60% वो बच्चा सुन सकता है। 35 से 40% होती है उसमें समस्या, 35 से 40% होती है। तो कहते हैं ना कि भाई 100 में से 100 का हम रेशो निकाले तो इसमें इसके 10% ही समस्या है, एक के 10% समस्या है, एक के 20% समस्या है, एक के 60% समस्या है, ठीक है, और एक के 100% समस्या है। आगे बात समझ में। तो 10% वाला कम है, 20% वाला मंद है और उससे थोड़ा मंद हो गया, और जो 60% वाला है वो उससे गंभीर समस्या है उसके साथ, और जो पूरा ही है 100% वो तो पूर्णतः ही क्या है, श्रवण बाधित है। क्लियर बात आई। तो इस तरह से आपको उस डेसिबल को समझना है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि आपको भी थ्योरेटिकल लिखवाना होता है बेटा, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैंने 4 भागों में बांट, कल को आपसे पूछ ले एग्जाम में कि डेसिबल के आधार पर पूरा श्रवण पूरा आपसे पूछा जाएगा कि जो विशिष्ट बालक हैं, देखो पूरा विशिष्ट बालक आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन उसको क्या भी शॉर्ट टर्म में पूछेगा कि आप विशिष्ट बालक का अर्थ बताते हुए उनकी कैटेगरी का वर्णन कीजिए, इतना पूछेगा। या फिर आपसे विशिष्ट बालकों में जो श्रवण बाधित बालक हैं उनका वर्णन कीजिए। आई बात समझ में। जो विशिष्ट बालक हैं उनमें जो श्रवण बाधित बालक हैं उनका वर्णन कीजिए। तो जैसे मैं आपको करवा रही हूँ बहु आपको वैसा करना पड़ेगा। पहले जो श्रवण बाधित बालक हैं उनका अर्थ बताना पड़ेगा, फिर साधारण तौर पर उनका विभाजन करना पड़ेगा, फिर आप उनका डेसिबल के आधार पर करोगे, फिर उनके कारण बताओगे, विशेषता बताओगे, फिर उनकी समस्याओं को हम कैसे, उनको हम शिक्षा कैसे दे सकते हैं उसका वर्णन करोगे कि हम उनको शिक्षा, जो श्रवण बाधित बालक हैं उनको हम शिक्षा किस प्रकार दे सकते हैं, ठीक है ना। उनकी शैक्षिक समस्याओं को हम कैसे दूर कर सकते हैं। फिर मैंने जैसे आपको लिखवाया था कि जैसे दूसरा था 40 से 55, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या था, मैंने क्या लिखवाया था आपको 40 dB से 55 लिखवाया था, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, जो हमने यहाँ लिखवाया था इसको हम बेटा 40 से, यानी कि इसमें 40% से 50% तक की श्रवण बाधिता होती है, यानी कि 40 से 50% श्रवण क्षमता उनमें
कम होती है तो इसको क्या कहते हैं हम मंद है। फिर भी भाई जब 50% बच्चा आधा ही सुनता है, मतलब 100% में श्रवण क्षमता होनी चाहिए, उसका 50% ही वो सुनता है तो क्या है, मंद है वो। ठीक है, तो I% हमको सिर्फ उसको किस में निकालना है, तो बेटा उस दिन मैंने नोट नहीं करवाया था, तो आप इन जो मैंने आपको लिखवाया है वहाँ पर इस तरह से डेसिबल में, तो उसके जहाँ वो पॉइंट खत्म हो रहा है वहाँ पे आप परसेंट लिख दो। तो भाई ये जो कहने का बताते जो कम श्रवण बाधित बच्चा है उसमें 35 से 40% की श्रवण बाधिता होती है, जो मंद है उसमें 40 से 50 की होती है, और जो गंभीर है इसमें यहाँ लिख लो, गंभीर में 50 से 75 की होती है। यहाँ पे मैं ये भी लिख देती हूँ, कितना लिखवाया था यहाँ पे, 55 से 70 लिखवाया था मैंने आपको, 55 dB से 70 लिखवाया था। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम इसको, 50 से 75% की क्षमता होती है। ठीक है, उसके बाद हम लिख सकते हैं पूर्णता जो था, यानी कि हमने लिखवाया था 70 dB से 90, और उसके ऊपर भी हो सकता है, ये 100 भी जा सकता है, 70 से ये 100 भी हो सकता, 100 dB भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये तो पूर्णता बाधित है, ये कैसा है, पूर्णतया बाधित है। ये जो श्रवण क्षमता है ये क्या है बेटा, पूर्णतया बाधित है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको 100% भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में। तो इस तरह से हमको परसेंट इन डेसिबलों का परसेंटेज के आधार पर निर्धारण करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको लग रहा था कि भाई 27 डेसिबल से ऐसे ये तो कम है, तो इसको यहाँ पे कम इस तरह से ये डेसिबल इसी तरह दिया है बेटा, इसको हमें परसेंटेज में आकलन करना है, इसको हमें परसेंटेज में निकालना है कि सबसे जो कम श्रवण बाधित, नेचुरल सी बात है, जो कम श्रवण बाधित हैं उनका परसेंटेज कम रहेगा, जो मंद है उनका उससे थोड़ा अपर हो जाएगा, जो गंभीर है उनका उनसे अपर हो जाएगा, जो पूर्णता है उनका सबसे ऊपर हो जाएगा। क्लियर, आई बात समझ में। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे खुद जब मुझे लगता है कि मेरे माइंड में कीड़ा है तो मैं उस कन्फ्यूजन को ऑटोमेटिक दूर कर देती हूँ, जब मुझे बार बार बताना पड़े उस चीज़ को, तो अब मुझे लगता है, विश्वास है कि अब आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। मैं नहीं कहती, जो साइंस वाले बच्चे हैं शायद वो समझ गए होंगे, उनका आधार अलग है, मैं साइंस के बारे में इतना नहीं जानती हूँ। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको परसेंटेज के आधार पर बता दिया कि इस तरह से हम इसको निकालते हैं। क्लियर बच्चा, आगे चलते हैं। अब हमारे मेन मुद्दे पे आते हैं, जिससे हम भटक रहे थे, नहीं या हम इसको भटकना नहीं कहेंगे बेटा, हमारा कन्फ्यूजन दूर कर रहे थे हम, लेकिन फिर भी हम हमारे मुद्दे की बात पे आते हैं। जो विशिष्ट बालक हैं उनके आज हम क्या पढ़ेंगे, उनके आज हमने जो हमारा कंटिन्यू टॉपिक चल रहा था, उनके कारण हम पढ़ रहे थे, कारणों का हम अध्ययन कर रहे थे बेटा। तो उसमें हमने जो फर्स्ट कारण था, जो हमारा फर्स्ट कारण था उसका हमने अध्ययन किया था, यानी कि कौन सा, जन्म के पूर्व के कारणों का हमने अध्ययन किया था। आज हम जन्म के समय के कारणों का अध्ययन करेंगे। तो हमारे क्या हेडिंग लगाएंगे हम, हेडिंग क्या रहेगी हमारी, जन्म के समय प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे लिख लीजिए इसको, जन्म के समय प्रभावित, जन्म के समय प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, देखो बेटा, जन्म के समय हम बच्चा कैसे प्रभावित होता है जिससे उसमें श्रवण बाधिता आ जाती है। तो लिखिए, अध्ययनों से पता चला है कि फटाफट लिखिए बेटा, फटाफट लिखिए। अध्ययनों से पता चला है कि, अध्ययनों से पता चला है कि समय से पहले प्रसव व कम वजन वाले बच्चों में, अध्ययनों से पता चला है कि समय से
प्रसव व कम वजन वाले बच्चों में श्रवण बाधिता अधिक पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद है जन्म के समय बहुत से कारक ऐसे होते हैं, जन्म के समय बहुत से कारक ऐसे होते हैं, जन्म के समय बहुत से कारक ऐसे होते हैं जो बच्चे की श्रवण क्षमता को प्रभावित करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे ऑक्सीजन की कमी, जैसे ऑक्सीजन की कमी प्रसव के समय प्रयोग किए जाने वाले औजार। ठीक है। प्रयोग किए जाने वाले औजार कौमा गलत दवाइयों का प्रयोग प्रसव के समय अधिक रक्त प्रवाह होना। ठीक है। रक्त प्रवाह होना आदि से बच्चों में, ये नीचे आप कंप्लीट कर लेना बेटा इसको क्योंकि समय का अभाव है। आदि से बच्चों में श्रवण बाधिता आती है। तो देखो बेटा, समझो इसको, सामने रीडिंग करो इसको, सिंपल है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो देखो बेटा, अध्ययन से पता चला है कि प्रसव के समय यानी कि समय से पहले प्रसव हो जाए, या फिर कम वजन वाले बच्चे होते हैं, और या फिर जो प्रसव होता है जब बच्चे को जो दवाइयाँ को जो गर्भवती महिला है या दवाइयाँ गलत ले लेती है, या फिर जो औजार काम में ले जाते हैं वो संक्रमित हो, तो उससे भी बच्चे में क्या आ जाती है, श्रवण बाधिता आ जाती है। या फिर मान लीजिए सिजेरियन डिलीवरी होती है तो माँ को ऑक्सीजन की कोई कमी आ जाए, उससे भी बच्चे में श्रवण बाधिता आ जाती है। तो आज की क्लास में हम यहीं तक बेटा, नेक्स्ट जो टॉपिक अगला जो बिंदु है उसको हम अगली क्लास में क्लियर करेंगे।